नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं देवांश मोहन द्विवेदी जी, जिन्होंने इस बार यूपीएससी में 333वीं रैंक हासिल की है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए सीधे हम लोग सवाल पर आते हैं। सर आप ये बताइए, यूपीएससी की तैयारी करना कठिन है कि आसान? देखिए, परीक्षा तो नो डाउट बहुत कठिन है। कठिनाई इस परीक्षा की इसलिए हो जाती है क्योंकि ये आपके हर सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट करता है। बाकी एग्जामिनेशन और भी कठिन एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट्स लिमिटेड जी। यहाँ पे जैसा कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक बात, दूसरी बात, ये एग्जाम मेंटल टेम्परामेंट का जाता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं, वो होता है कि मेंटल टेम्परामेंट नहीं बन पाता, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम कठिन है। ठीक है सर, इसका मतलब है कि कठिन। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये कठिनाई को पार पाने के लिए अगर आपके पास राइट गाइडेंस है और आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है सर, इससे एक चीज़ समझ में आ गई, कठिन भले है लेकिन अगर आप सही गाइडेंस और सही दिशा में काम करें तो आप क्रैक कर सकते हैं। सर क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें मुखर्जी नगर जाना आवश्यक है? देखिए, अभी जिस प्रकार का डिजिटल रेवोल्यूशन भारत में आया है, तो हम सबके पास लगभग स्मार्टफोन्स हैं जी। हर घर में तो लगभग एक स्मार्टफोन हम देखते हैं जी। तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, वीडियोस के फॉर्मेट में हो, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। मुखर्जी नगर जाना आवश्यक तब हो सकता है अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। वरना मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज्ड जो एजुकेशन हो गया है डिजिटल की वजह से, उससे बहुत हद तक ज़रूरत कम हो गई है। मतलब जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते जो हैं आपको सूट करता है। अगर आपको लगता है कि घर पे मेरी पढ़ाई हो जा रही है तो घर से करिए। यदि आपको लगता है घर पे मेरी किन्हीं कारणों की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वहाँ जाकर के अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, तो एक बार जाकर के वहाँ आप देख सकते हैं। मतलब महत्व तो नहीं है कि कौन सा स्थान है, महत्व ये है कि आपके लिए सुटेबल है कि नहीं और आपके पास वो संसाधन उपलब्ध है कि नहीं। सर लोग बहुत सारे सवाल करते हैं यूपीएससी में एनसीईआरटी के महत्व को लेकर, तो एग्जैक्टली में एनसीईआरटी का यूपीएससी की तैयारी में क्या महत्व है? देखिए, एनसीईआरटी बुक्स का महत्व ये है कि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, समझने के पर्पज से उसको पढ़ना है। कुछ एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की आप 11th-12th की एनसीईआरटीज आप देख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उससे उठा लीजिए और एनसीईआरटीज में उन चीज़ों पर फोकस करिए जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें कहीं कहीं लिखी, बॉक्सेज हो गए, जी, कहीं वन लाइनर्स कुछ लिखा हुआ है, कुछ अच्छा कीवर्ड दिया है, प्रश्न यूपीएससी में से पूछे। सर ज्योग्राफी का वो क्लास एक बार क्लियर कर दीजिए, किस क्लास की बनती है? देखिए, एक बार मेरे हिसाब से तो क्लास 6 से आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि क्लास 6-7 में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं जी। 11th-12th की आपको करनी चाहिए, खासतौर से 11th की दोनों एनसीईआरटी। सर ज्योग्राफी के अलावा जैसे मान लीजिए पॉलिटी के लिए क्या एनसीईआरटी जरूरी है पढ़ना? पॉलिटी में दो एनसीईआरटीज हैं जो बहुत अच्छी है। पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी है, जो क्लास शायद 11th या 11th, और दूसरी राजनीतिक सिद्धांत। हाँ जी। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी, तो वो दोनों पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, मतलब एनसीईआरटी का महत्व है यूपीएससी के लिए, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपका बेस बना देगा, एक पॉइंट तक है। जी जी। सर अक्सर क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान लोगों में डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत मतलब इधर उधर भटकने लगते हैं, मोटिवेशन हमेशा लो हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो इसके बारे में सब कुछ हो जाता है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो अवेलेबल है हर प्रकार के आपके पास, लेकिन आपका टाइम आपके कंट्रोल में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी। सपोज आपका स्मार्टफोन एक डिस्ट्रैक्शन, तो मेरा ये होता था कि जब मैं मेंस देता था तो मैं अपना स्मार्टफोन हटा देता था और एक छोटा फोन रखता था बटन वाला, और वो नंबर बहुत लिमिटेड लोगों के पास होता था, केवल जैसे घर वालों के पास से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स के पास होते थे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर बहुत चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सोशल मीडिया है, तो इंस्टॉल कर दीजिए, सीधी की बात है। 1 साल की बात होती है, 1 साल में कुछ नहीं हो जाता। जहाँ तक बात है मोटिवेटेड रहने की, तो मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। जितना आपका इंटरनल मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है, एक्सटर्नल आप एक दिन एक वीडियो देखेंगे, आप बहुत मोटिवेटेड होंगे, 18 घंटे पढ़ जाएंगे जी। लेकिन ये जर्नी लंबी है, स्प्रिंट नहीं है कि आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको साल भर पढ़ना है, और 18 घंटे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप 6 से 8 घंटे रील दीजिए, इंटरनली मोटिवेटेड रहिए और अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखिए, क्यों मुझे बनना है, क्यों करना है मुझे, तो मोटिवेशन बना रहेगा। सबका मोटिवेशन डाउन होता है, सबके लो फेज जाते हैं, बाउंस बैक करना, जो बाउंस बैक कर ले गया वो जीत गया। सर इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि आंसर राइटिंग जो मेंस की होती है उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, आंसर राइटिंग का सबसे की चीज़ जो है, जो मैंने समझी है 2 मेंस में अपने, वो है कि डिमांड। आप क्वेश्चन के डिमांड को कितनी जल्दी समझ रहे हो और उस 7 मिनट या 10 मिनट में लिख पा रहे हो, वो मैटर करता है।
तो डिमांड कैच करिए, क्वेश्चन को ब्रेक करिए और कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट में आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और मैक्सिमम आंसर्स आप लिखें। पीवाईक्यू बहुत। सर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर लोग बोलते हैं कि यूपीएससी के तैयारी के दौरान आपको पीवाईक्यू पर बहुत फोकस करना है, पीवाईक्यू पर, और मेंस में भी आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको कई सारे टेस्ट पेपर लगाने हैं, प्री मेंस दोनों के। तो सर मेंस के लिए कितना टेस्ट पेपर लगाना आवश्यक है और प्री के लिए थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए कोई एक वो नहीं होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं हो सकती। अगर आप पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं तो आप 2011 के बाद से सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए, उसके पीछे क्या कर सकते हैं तो बहुत अच्छे हैं। और टेस्ट पेपर जहाँ तक है तो आप टेस्ट पेपर दो चीज़ों के लिए लगाइए। अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप अपनी सिली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए लगाइए, अपना टाइमिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाइए, 2 घंटे में आपका पेपर मैक्सिमम हो पा रहा है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये आइडेंटिफाई करने के लिए लगाइए कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ के पास मार्क्स जा रहा है। बस प्रीलिम्स में उतना ही उसका वो है। मेन्स में आपको अगर प्रैक्टिस की आवश्यकता लगती है, जितने टेस्ट आप लिख सकते हैं हर सब्जेक्ट। सर एग्जाम हॉल में अक्सर आदमी जो है आता हुआ सवाल भी भूल जाता है, अक्सर बहुत बार ऐसे सुना गया है। तो सर एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये एग्जाम ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का और टेम्परामेंट मैनेजमेंट का, क्योंकि पढ़ तो हर बच्चा रहा है, लेकिन जो आपने परफॉर्मेंस उस 2 घंटे में प्रीलिम्स में दिया, 2 घंटे 2 पेपर्स में, या मेंस में 3 घंटे में दिए, वो मैटर करता है। तो एग्जाम हॉल के प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप जब भी कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसी माइंडसेट से दीजिए कि मैं रियल एग्जामिनेशन दे रहा हूँ जी, और अपने आप को बूस्ट करते रहिए। पेपर कैसा भी आएगा, कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा, कठिन आएगा तो कट ऑफ नीचे मिलेगा। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे तो ये आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। इसका मतलब सर टेस्ट सीरीज जो हम लोग ज्वाइन करें उसके लिए हम सीधे सेंटर पे जाके करें वो ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं, आवश्यक नहीं कि सेंटर में जाके करें। अगर आपके घर में ऐसी स्पेस है जहाँ आप 2 घंटे या 3 घंटे बैठ करके प्रीलिम्स में डिपेंड करता है, लिख सकते हैं उस टेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से और उस एनवायरमेंट में, और घर पे भी कर सकते हैं। मैंने सारे टेस्ट घर पे किए, सेंटर पे टेस्ट नहीं किया। सर यूपीएससी का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, अब कुछ एक दिन रह गए, 30-40 दिन, तो उसके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए बच्चों को? रणनीति ये है कि जितना आपने पढ़ा है उसको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करिए, स्टैटिक पे फोकस ज़्यादा करिए, करंट पे भी फोकस करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम स्टैटिक का है, स्टैटिक से ही निकलेगा, स्टैटिक पे बहुत फोकस करिए, सीसैट अच्छे से करिए। सर अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर पूछते हैं लोग कि यूपीएससी के लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़ें? देखिए बुक्स तो वही है जो सब पढ़ते हैं, कॉमन। अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत उसके लिए पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स उसको टॉपअप कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। एशियन के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की थी, एशियन मीडियम के लिए थोड़ा सा लूसेंट का भी कुछ कंटेंट उठाया था, वो आप कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की मिल्टन सिंघानिया, वही सारी बुक्स हैं, वही मतलब वही ट्रेडिशनल बुक्स हैं। हाँ, बस उसी को कई बार पढ़ना है, कई बार करना है, मतलब उसमें से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या प्रश्न पूछ सकता है और क्या पास्ट में पूछ सकता है। सर रिवीजन का कोई बताइए आइडिया, क्योंकि रिवीजन लोग करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, तो क्या एक रिपीटिशन पे कैसे रिवीजन किया जाए? रिवीजन सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि हमें नई, हमारे दिमाग को नई नई चीज़ें सीखने की आदत होती है। जब वो चीज़ रिपीट होती है तो हम बोर होते हैं, लेकिन ये रिवीजन करने से चीज़ें याद रहें। रिवीजन का तरीका 2 हो सकता है, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि आपने सपोज मंडे टू सैटरडे पढ़ा, संडे से कुछ रिवाइज कर लीजिए, या डेली आप 1 से 1.5 घंटा रिजर्व रखिए, पहले मैं रिवाइज करूँगा उसके बाद आगे। तो इस तरह से सर कितने घंटे पढ़े, ये बहुत फेमस सवाल है। जितना फेमस सवाल है मेरे हिसाब से उस घंटे से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी ऑफ आंसर। आप 18 घंटे किताब खोल करके बैठे रहिए 6 महीने तक, अगर आपने उसमें से एक शब्द नहीं समझा है तो वो आपको एग्जाम हॉल में नहीं है। आप 6 घंटे में अगर पढ़ ले रहे हैं, उसका आउटपुट निकाल ले रहे हैं तो बेस्ट है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप निर्धारित करिए। मतलब कि आप जितना टॉपिक तय कर रहे हैं एक दिन के लिए काम को पूरा करना है, उसके लिए घंटे मत जोड़िए। टारगेट आप अपने पूरी करिए, टारगेट अचीव करिए। घंटे हो सकता है, अगर सपोज उठाए कि मुझे 4 टॉपिक करने हैं पॉलिटी के, हिस्ट्री के, हो सकता है 3 घंटे में हो जाए, हो सकता है 6 घंटे में हो जाए, लेकिन वो टारगेट पूरा करके ज़्यादा ओवर स्ट्रेच मत करिए। आप सपोज 14 घंटे 15 घंटे आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबे टर्म तक उसको सस्टेन नहीं करेंगे। सर एक लास्ट सवाल है, मेंस का जो मेंस का पूरा मामला जो है उसमें जब हम लोगों को सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हम मेंस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब क्या यह है कि मेंस जो होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके सिलेक्शन में? उसी के साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि इंटरव्यू का उसके परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्व है कम महत्व है? देखिए मेंस जो आपका होता है, मेंस में आपके होते हैं 9 पेपर टोटल होते हैं, जिसमें 7 के मार्क्स काउंट होते हैं। तो मेंस अगर आपका अच्छा है तो मेंस आपको लिस्ट में है। इंटरव्यू का काम ये होता है कि आपको जो आपकी डिजाइन सर्विस प्रेफरेंस है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है जिनको इंटरव्यू में बहुत कम नंबर होते हैं, लेकिन मेंस में बहुत अच्छे नंबर है तो उनको डिजाइन सर्विस होता है।
तो फोकस मेंस पे करना है। इंटरव्यू डाइसी होता है, उस जो 25-30 मिनट में डिसाइड हो जाता है उस पर। इसका मतलब सर कि अगर आपका मेंस अच्छा हो गया तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन तो किसी चीज़ के लिए नहीं लेनी है। इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए और कोशिश करिए अपना बेस्ट देने। मेंस पे फोकस अच्छा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास बस इतने ही सवाल थे।